दूर देश से विश्लेषण में आपका एक बार फिर अभिनंदन। मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली जिस राज्य की सत्ता को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से राजनीति के रणभूमि में जो गुत्थम गुत्थी हो रहा था, आखिर उसका परिणाम पिछले हफ्ते आ गया। और परिणाम में हुआ क्या है, एक जीता बाकी सब हार गए, जो कि स्वाभाविक रूप से हर चुनाव में होता है। लेकिन मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो पार्टी हारी है उसके हारने में क्या भूमिका रही, और जो जीती है उसको जीतने में क्या भूमिका रही। तो उन दोनों का मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। देखिए, जो पार्टी जीत के आई है, जो अभी सत्ता का सुख भोगने वाला है, वो जनता के दरबार में गए, जनता से वोट मांगे। लेकिन उनका वोट मांगने के पीछे एक ही मकसद था, दिल्ली सुरक्षित हो, दिल्ली की जनता को भरपूर सुविधाएं मिले, दिल्ली की जनता को कोई असुविधा न हो, दिल्ली की जनता की सेवा करना उनका एक लक्ष्य है। इसलिए वो वोट मांगने गए, और वोट मांगे तो मिल भी गए और सत्ता में बैठ भी गए। लेकिन दूसरी तरफ जो और पार्टियां थी, वो भी वोट मांगने गए, वो भी जनता के दरबार में गए, उनको भी वोट मिला, लेकिन कम मिला। लेकिन उनका वोट मांगने के पीछे क्या कारण था? केवल अपना हित साधने का, अपना राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने का। दूसरी बात, बीजेपी ने उस प्रत्याशी को मुख्यमंत्री की कमान दी है, शायद उसका नाम कोई नहीं जानता था, और जानते भी होंगे तो बहुत कम जानते होंगे। बड़े बड़े दिग्गज नाम उन्होंने पीछे छोड़ दिए और उस नाम का सिलेक्शन किया जिसको कोई जानता नहीं था। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है। वो कारण ये है कि बीजेपी ने उस कैंडिडेट में काम करने की क्षमता देखी, और उन्होंने उसमें ऐसा देखा कि आने वाले 2-3 दशक तक ये दिल्ली की राजधानी देश के लिए और दिल्ली की राजधानी के लोगों के लिए ये कुछ कर सकता है, कर सकती है। इसीलिए उन्होंने उसको नहीं चुना जिसका नाम चल रहा था, उन्होंने उसको चुना जिसका काम आगे जाके बोलेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, वहाँ तो एक ही नाम था, बस वो जीतेगा और वो बनेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। अब आइए तीसरे बिंदु पे। कारणवश, अकारणवश एक राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा को कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो ये कहना भी गलत होगा कि वो आरोपी हैं। शायद वो आरोप सारे गलत हों और वो बरी हो जाएं और फिर से वो राजनीति की धारा में जुड़ जाएं, ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। लेकिन जब वो सलाखों के पीछे गए तो एक महिला को उन्होंने
मुख्यमंत्री बनाया। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने अपना हित देखा, उन्होंने राज्य का हित नहीं देखा। केवल अपने हित को देखते हुए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और सभी जगह यही बात चल रही थी कि भाई ये तो कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री हैं, जैसे ही बड़े साहब जीतेंगे उस कुर्सी पर बैठेंगे और हम बाहर हो जाएंगे। क्या समर्पण की भावना है उस मुख्यमंत्री के अपने बॉस के प्रति कि जो अपने बगल में एक खाली कुर्सी उनके लिए छोड़ के रखते थे। काश ये उनकी समर्पण की भावना दिल्ली की जनता के लिए होता, उनकी सेवा के लिए होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, अब जो पार्टी के जो सर्वोपरि हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, जो अपने को एक महान व्यक्तित्व समझते हैं, एक ही चिराग है अपने को समझते हैं, वो अब न सत्ता में हैं न वो सदन में बैठ सकते हैं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ, जो उप मुख्यमंत्री रही हैं और जो उस समय एक कुर्सी उनके लिए छोड़ के रखते थे, क्या आज वो उसी प्रथा को चलाएंगे? उनके बगल में कोई कुर्सी खाली रहेगी जिसमें वो आएंगे और बैठेंगे? शायद वो उम्मीद करते होंगे कि कभी ना कभी आएंगे, क्योंकि उनके समर्पण की भावना को देख के मुझे लगता है ऐसे कुछ करने वाले होंगे। वो आपको भी दिखाई देगा। अब करें न करें वो उनके विवेक पर छोड़ता हूँ मैं, लेकिन जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में जो एक मैसेज छोड़ा समाज के बीच में, उसका तो अर्थ यही होता ना। पांचवी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज में बदलाव तो जरूर कर दिया है, वो भी भयंकर बदलाव किया है कि सारे सूत्रों को उन्होंने अलग से रखा और वो हुआ जिसके बारे में कोई कल्पना कर भी नहीं सकता था। कानों कान किसी को पता नहीं चला कि कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, किसके हाथ पर दिल्ली के सत्ता के कमान आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जो और राजनीतिक दलों के सूत्र हैं, कभी आईबी सूत्रों से पता चलता है, कभी फलाने सूत्रों से पता चलता है, कभी उनके विशेष सूत्रों से पता चलता है कि हम जीत रहे हैं, हम पार्टी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फलान ढिमका, क्या क्या नहीं होता है। वो भी धरा का धरा रह गया। छठवीं बात, एक ऐसी पार्टी के लिए जो अपने को सो कॉल्ड ग्रांड पार्टी कहती है, उसका तो कहना ही क्या। दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहा है। और उनके एक नेताजी, कल मैं सुन रहा था, उत्तर प्रदेश में गए थे और बहन जी को कोस के आ गए। बहन जी को दोषी बना के आ गए। बोला भाई भैया साथ में था तो हम 99 सीढ़ी चढ़े थे, काश बहन भी आ जाती तो शायद हम आगे तक चढ़ते और फलाने व्यक्ति को सत्ता से बाहर करते। लेकिन ऐसा लगता है वो जो भाई के साथ मिलने से जो उन्होंने 99 सीढ़ियाँ चढ़ी थी ना, वो शायद वहीं तक अटक गए। उसके बाद तो बढ़ ही नहीं रहे, घट ही रहे, घट ही रहे, घट ही रहे, और दोष दे रहे हैं बहन जी को। है ना बड़ी विडंबना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो इस नेता के हाल समाचार है। और ये देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आज ही बनना चाहते हैं, अभी बनना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से ऐसी स्थितियां पैदा ही नहीं हो रही हैं कि वो
प्रधानमंत्री बन जाए। मित्रों, और भी 2-4 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इधर से उधर से इधर से उधर से कहीं ना जो छीना झपटी करके कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे। और हाँ, पिछले 12 साल से दिल्ली में एक अश्वमेघ रूपी एक घोड़ा दौड़ रहा था, बेलगाम हो चुका था। वो ये सोचता था कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं चलते चलो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं अंग्रेजी में, नथिंग इज परमानेंट। घोड़े पर लगाम लगा, कहीं खूंटे पे बंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी, खूंटे के पे बांधने के बावजूद भी अभी हाथ पांव पूंछ सब हिला रहा है। तत्पर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिले और हम कुछ करें। शायद अब दूर दूर तक वो सुराग मिलने वाला नहीं है, बशर्ते कि आप अपने आप को एक अच्छे नेता के रूप में दोबारा से स्थापित कर सकें, तो शायद जनता फिर आपके बारे में सोचेगी। तो मित्रों, जो मेरे को दिखाई दिया मैंने उसी पर विचार किया और आपके सामने आपके सम्मुख के विचार रखे हैं। शायद मेरी बात को किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा भी लगेगा, वो आपके विवेक पर छोड़ता हूँ मैं। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। आप जरूर इस बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए कि कहीं ऐसा ही हुआ कि जैसे मैं बयां कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।